नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आज विश्व धरोहर दिवस है और हर कोई चाहता है कि अपनी धरोहर रखे। जी हाँ, हम जब बचपन में बात करते हैं अपनी जो दादी माँ से, माता-पिता से या और लोगों से, तो कहते हैं कि हमारे घर में इतनी-इतनी धरोहर सुरक्षित की गई है। तो ये धरोहर का क्या उद्देश्य है या धरोहर किस तरह से हमें प्रेरणा देती है? किस तरह से हमारे जो पास्ट जो मतलब कि जो भूत में जो घटित घटनाएँ हैं अ, उस पे हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है चर्चा में डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, जो क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी हैं बनारस में। इनका सर का बहुत अच्छा ही इस फ़ील्ड में क्या बोलते हैं कि काफ़ी एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ये युवाओं के प्रेरणादायक स्रोत रहे हैं। माउंट एडवेंचर कहा जाए, ऐसे कहा जाए कि केवल जो धरोहर है उसके बारे में ही नहीं, ये नेचर से भी बहुत प्रेम रखते हैं। तो सर आपका स्वागत है इस वार्तालाप में ऑनलाइन। सर हम सर जानना चाहेंगे कि सर ये धरोहर क्या होता है सर? और ये जो विश्व धरोहर दिवस क्यों मनाया जा जा रहा है? बहुत-बहुत धन्यवाद जी, हेमंत जी और आप सभी को विश्व धरोहर दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। हालाँकि इस समय दुनिया के हालात ऐसे नहीं हैं कि धरोहरों की हम उस तरह से कोई परिचर्चा कर सकें या लेकिन बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि आज के परिवेश में आज जो पूरे दुनिया के सामने जीवन बचाने की चुनौती है, उन चुनौतियों में भी अपने धरोहर की तमाम ऐसे चीज़ें हैं, जो काम आ रही हैं आज हमें अपने बचाव के लिए। जहाँ तक बात रह गई धरोहर या विरासत की, जी, मानव जीवन की जो विकास यात्रा है, इस पूरी यात्रा में हमने जो कुछ किया है, हमारे ऋषियों, महर्षियों, चिंतकों ने जो कुछ अनुसंधान किए और यह पाया कि यह चीज़ मानव के लिए, मानवता के लिए हितकारी है, उसको कभी मूर्त रूप में, कभी अमूर्त रूप में बचा के रखा और भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया। और उसी को हम धरोहर के रूप में या विरासत के रूप में जानते हैं। तो ये धरोहर कई तरह की होती है। बाद में जानकारी के लिए हम लोगों ने मूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर इस रूप में बाँटा। मूर्त धरोहर वो होती है जो हमें दिखाई देती है। जैसे हमारे स्मारक, हमारे पुरा स्थल जो चाहे धार्मिक हों, राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों, ऐतिहासिक हों। और अमूर्त धरोहर वो है जो हमारे आचरण में, हमारी दिनचर्या में, हमारे संस्कारों में है। वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम महसूस उसको ज़रूर करते हैं और उससे उसका आनंद उठाते हैं, उससे आह्लादित होते हैं। जैसे हमारे रीति-रिवाज, हमारे पर्व-त्योहार, हमारी परंपराएँ, हमारे गीत-संगीत, ऐसे मेले-ठेले, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मानवता के इतिहास में मानवीय विकास के तमाम सोपानों के दौरान गढ़े गए और उनके माध्यम से सामाजिक सौहार्द और उसमें जितने भी अच्छे गुण हैं मानव हितकारी, उन सबको वो समाहित किए हुए लंबे समय से ज़िंदा है। तो विरासत के संरक्षण की बात भी इसीलिए आती है कि विरासत को हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखें, ताकि वह जान सके कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था और हमें उससे क्या सीख लेनी है और आगे हमें किस तरह से अपना जीवन पूरे मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ाना। जी। सर ये हमें अब बताएँ रह कि गई बात विश्व जी, धरोहर दिवस की। जी। जी, जी बोले। नहीं सर अब बोलें मैं बीच आपने उसमें विश्व धरोहर दिवस जी, प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व विरासत दिवस या विश्वदाय दिवस या विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, 1972 में यूनेस्को ने अपनी विरासतों को बचाने के लिए पूरी दुनिया के देशों से एक संधि की और उसमें तमाम संधि में तमाम ऐसी बातें आई कि पूरी दुनिया के लोग जो भी अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहाँ उनकी जो विरासत है, उन सभी को वो संरक्षित करें। इसी क्रम में 1982 में आइकोमास नाम की एक संस्था जो इसी से संबंधित थी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइट एंड मॉन्यूमेंट्स,
इसके अनुमोदन पर यह बात आई कि अपनी विरासतों के प्रचार प्रसार, इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कोई एक दिवस निर्धारित करना चाहिए, ताकि उस दिवस के माध्यम से हम इनको सेलिब्रेट करें, और वो सेलिब्रेशन मतलब कि हम उसके बारे में लोगों को जागरूक करें कि इनका महत्व क्या है और इनको कैसे हम सुरक्षित, संरक्षित और परिवर्धित कर सकते हैं। इसी क्रम में फिर 1983 से लगभग हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और हर वर्ष लगभग इसकी अलग अलग थीम होती है। इस वर्ष ग्रामीण परिदृश्य थीम है। अब यह इसको संयोग कहें या कुछ भी कहें कि आज पूरी दुनिया में क्वारंटाइन एक नया शब्द एक तरह से बहुत मौजू हो गया है और व्यावहारिक हो गया है, उसको बहुत व्यवहार किया जा रहा है। गांव, अब ये विचारणीय प्रश्न है कि गांव क्यों, ग्रामीण परिदृश्य क्यों? तो पूरे दुनिया की संस्कृति का जो आधार है वो गांव है, क्योंकि गांव मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं का उत्पादन करता तो गांव है, क्योंकि गांव में किसान रहता है जो अन्न पैदा करता है, मछुआरा है जो मछली मारता है, जो पशुपालक है वो पशु पालता है। तो दूध चाहिए आपको, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति एक तरह से गांव करता है। तो और आज शहर की मारामारी में, वैश्विक परिवेश में गांव एक तरह से विस्मृत होता जा रहा है, तो गांव से पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस वर्ष की जो विश्व विरासत दिवस की थीम है वो ग्रामीण परिदृश्य है। और आज के परिवेश में आप देख लीजिए कि ग्रामीण परिदृश्य कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये विश्व धरोहर दिवस मनाए जाने की शुरुआत है। जी। सर, अगर जैसे कि धरोहर की बात करें तो हमारे भारत में बहुत सारी धरोहर है, ठीक है? तो जैसे कि मेन जी, धरोहर जी। कौन-कौन सी धरोहर है, उसके विषय में ज़रा प्रकाश डालें सर। देखिए, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ये 2 तरह से इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। जी, एक तरफ जब अपने देश में बात करते हैं तो हम अपनी धरोहरों को एक मूर्त धरोहर और दूसरी अमूर्त धरोहर की बात करते जी, हैं, जिसके बारे में मैंने पहले विस्तार से बताया। जी, लेकिन जब विश्व धरोहर की बात आती है तो विश्व धरोहर में 3 तरह की धरोहरों की बात आती जी, है। एक सांस्कृतिक धरोहर, दूसरा प्राकृतिक धरोहर और तीसरा मिश्रित धरोहर। जी, सांस्कृतिक धरोहरों की श्रेणी में वो सभी स्मारक और स्थल आते हैं जो कि दर्शनीय है, जो जिनको हम देख सकते हैं, जो इस दुनिया के सभी संस्कृतियों के अपने अपने ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक तमाम महत्व के रहे हैं, और उनके जो सांस्कृतिक गौरव रहे हैं, ऐतिहासिक गौरव रहे हैं, उनको समाहित किए हुए हैं। तो उनको, उनके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके बारे में दुनिया को बताने के लिए उनको संरक्षित किया जाए। जो प्राकृतिक विरासत है वो विरासतें हैं जिसमें जिसे प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे भारत में आप ले लीजिए सुंदरबन, जी, ऐसे ऐसे तमाम प्राकृतिक परिदृश्य जो प्रकृति ने खुद बहुत सजा सवार के हमारे लिए रखा है। हम उसको देख के बहुत खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं, और हमें लगता है कि भावी पीढ़ी के लिए इसे बचा के रखा जाना बहुत जरूरी है। तो जी, सरकार उसको संरक्षित करती है। और तीसरा मिश्रित धरोहर का मतलब कि कोई ऐसी धरोहर जो दोनों इन 2 श्रेणियों में से किसी दोनों को एक साथ अपने साथ संजो ले। जैसे सिक्किम में एक है, वहाँ पे आपका वन उद्यान, जी, कंचनजंगा राष्ट्रीय वन उद्यान। वो हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी विरासत है जिसको हम मिश्रित विरासत कहते हैं। जी, बाकी तो भारत में भारत अपनी विरासतों के मामले में बहुत समृद्ध है। जी, उनकी संख्या आज की तिथि में बहुत स्पष्ट रूप से बता पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत की आज़ादी के बहुत पहले से उनके बारे में खोज और अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। फिर भी नित नए पुरा स्थलों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उनको संरक्षित करने के लिए सरकार के स्तर से भी बहुत से प्रयास किए जाते हैं, और चूंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, उनका संरक्षण इतना व्यय साध्य, समय साध्य और धन साध्य है,
वह साध्य है कि उनको अकेले सरकार नहीं कर सकती। तो इसलिए उनके बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है कि स्थानीय स्तर पे, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय लोगों के माध्यम से अपनी विरासतों को संरक्षित किया जाए। इस देश में अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगभग 3686 पुरास्थल एवं स्मारकों का संरक्षण किया जा चुका है, और लगभग इसी तरह से देश के जितने प्रदेश हैं उन्होंने भी अपनी प्रदेश की महत्वपूर्ण विरासतों का संरक्षण किया है। जी। सर, अब जैसे कि आपने बताया कि देश देश भी कर रहा है, प्रदेश भी कर रहा है, ठीक है? तो क्या ये विरासतें देश और प्रदेश में बँटी होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बँटी होती हैं? जी, बिल्कुल। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई, 1861 में। जी, उस समय के सर्वेयर थे जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। जी, चूँकि भारत पे ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश अपने सैनिक अभियानों में ऐसे तमाम विरासतों को जब पाते थे तो उनका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करते थे, उनके बारे में उनका लेखा-जोखा तैयार करते थे। इसी क्रम में फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, और उस समय भारत तमाम प्रोविंस में बटा था। जो आज के राज्य हैं वो उस समय परिदृश्य में नहीं थे। जी, तो उस समय अपनी विरासतों को संयोजित करने का, संरक्षित करने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्तर पर होता है। जी, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में तमाम प्रदेश बने, तो पुरातत्व विभाग को भी जैसे भारतीय संविधान की एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जनता से जुड़े हुए वो मामले हैं जो दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, राष्ट्र की भी यानी केंद्रीय सरकार की भी और प्रदेश सरकार की भी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ऐसे तमाम मामले हैं जिन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसी तरह से विरासत संरक्षण यानी पुरातत्व भी भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है, और इसलिए यह दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार की भी, दोनों मिलके अपनी विरासतों का संरक्षण करें। इसी क्रम में जैसे जैसे प्रदेश बनते गए, उन प्रदेशों में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती गई, तो उस समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जितने महत्वपूर्ण पुरास्थलों को संरक्षित किया जा चुका था, खोजा जा चुका था, उनके अतिरिक्त जो स्थल, स्मारक और ऐसी महत्वपूर्ण जगहें प्रकाश में आई, तो उनको प्रदेश सरकार भी अपनी अधिसूचना से नियमानुसार उनको संरक्षित करता है और उनका रख रखाव करता है। कभी कभी यह भ्रांति पैदा होती है कि राष्ट्रीय स्तर के महत्व के जो स्मारक हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, और जो प्रदेश स्तर के हैं वो प्रदेश सरकारों द्वारा संरक्षित हैं। इसमें महत्व की बात नहीं है। बात यह है कि चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हो चुकी थी, और 1947 तक, जब तक कि देश में अन्य प्रदेशों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक इस कार्य को सिर्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्तर से होता था, किया जाता था। इसलिए उस समय जितनी महत्वपूर्ण विरासतें हैं वो सब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। और बाद में जैसे जैसे स्टेट्स का उद्भव हुआ, उन्होंने अपने यहाँ विभाग का गठन किया, तो उनको जैसे जैसे वो स्थल मिलते गए, उनका महत्व तो इन विरासतों का महत्व बता पाना बहुत मुश्किल है, ये अमूल्य विरासत है। जी, जी, लेकिन जैसे जैसे स्टेट का प्रादुर्भाव हुआ और वो स्टेट अपने यहाँ पुरातत्व विभाग को विकसित किए, अपने यहाँ उन्होंने अनुसंधान कार्य किया, जो स्थल मिले उनको लगा कि इन्हें संरक्षित किया जाना जरूरी है, तो करते हैं। इस तरह से ये विरासत या पुरास्थल ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की समान जिम्मेदारी है, और दोनों के अपने अलग अलग विभाग हैं। कार्य करने की शैली और उद्देश्य एक ही है। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि कुछ हमारे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं आस-पास, ठीक है? अभी जस्ट जी तुरंत जी आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में आया, अक्सर हम उसपे नया कलर चढ़ा देते हैं, नए रंग से रंग देते हैं। तो क्या वो नया जी। रंग से रंगना क्या ये वाजिब है या क्या गलत है? नहीं, देखिए, इसके लिए जो हमारे स्मारक हैं विशेष रूप से, जी, ये 2-3 तरह की चीजों से बने होते हैं। जी,
मूल रूप से या तो पत्थर के बने होंगे, जी, या फिर ईंट के बने होंगे, या फिर लकड़ी के बने होंगे, या बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मिट्टी के बने हुए हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में लद्दाख में आप देखें जी, तो वहाँ मिट्टी की ही ईंटें हैं, मिट्टी के ही प्लास्टर है। इन्हीं 3-4 ऐसे मटेरियल हैं जिनसे वो बने होते हैं। अब उनको मूल उद्देश्य हमारे संरक्षण का ये होता है कि वो हमें जिस रूप में अपने मूल रूप में थे, जी, उनके मूल रूप को ही हम संरक्षित रखें। अब उसको चाहे जैसे, जैसे अगर पत्थर के स्मारक है, जी, तब उसपे किसी तरह का भी पेंट करना या किसी तरह का कलर लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि जी, उससे उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो बदल जाएगा। प्रभावित होगा। जी, जी, उसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे आप उत्तर भारत में ले लिए, तो उत्तर भारत में जितने भी स्मारक हैं, वो सभी चुनाव के बलुआ पत्थरों से बने हैं। चुनाव के बलुआ पत्थर सेकेंडरी रॉक, जिनको बेड रॉक भी कहते हैं, ये लेयर दर लेयर इनका जमा होता है। इनके बीच में पोरोसिटी होती है। तो जो मॉइस्चर इनके अंदर जाता है, वो स्वाभाविक रूप से फिर हवा, पानी से, धूप से निकल जाता है। अगर हम इनके ऊपर एनामल पेंट या कोई ऐसी लेयर चढ़ा दें जिससे वो जो छिद्र हैं वो बंद हो जाएं, तो जो कैपिलरी एक्शन से पानी नीचे से उसमें आता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और अंदर अंदर उनकी लेयर्स को, जो जोड़ है, उनको कमजोर करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो चिप्पड़ की तरह टूट के निकल जाए। इसी तरह से लकड़ी लकड़ी के जो स्मारक हैं, उनमें घुन और तमाम तरह के कीड़ों के लगने की एक संभावना होती है। जी, तो उनके मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए हमें कीटनाशकों का छिड़काव, और बहुत प्राचीन समय से यह व्यवस्था रही है कि एक आप अलकतरा जानते ही हैं, तो जी, ब्लैक कलर कोल का चढ़ाते जी, हैं। जी, कोलतार, जी, हाँ, जी। और ऐसे तमाम जो भी चढ़ाने के ऐसे लेयर से लेप हैं, जो कि कीटनाशक भी हैं और उसको बाहर के प्रभाव से बचाते हैं, तो उनको जी, लगाया जाता है। इसका सिद्धांत यही है कि जब वह स्मारक बना, उसको उसके निर्माता ने जिस रूप में बनाया, जी, उन्हीं सामग्रियों के साथ उसके मूल रूप में संरक्षित किया जाए। तो जी, अब यह फैसला हमारा दायित्व है कि हम पहले उसको आइडेंटिफाई करें, यह स्मारक किस चीज से बना हुआ है, जी, और अपने मूल स्वरूप में यह कैसा था, जी, और हमें उसी को अक्षुण्ण रखना है। जी, उसके स्वरूप को विरूपित नहीं किया जाना चाहिए। जी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? और एक मज़ाकिया जी, भी प्रश्न कहा जा सकता है। हम युवा कहीं भी जी, जाते हैं, किसी भी स्मारक में, चाहे पत्थर की हो, चाहे ईंट की हो, चाहे मिट्टी की हो, हम वहाँ पे दिल का आकार बना देते हैं, ठीक है? हम ऐसा लगता है जी, कि हम अपने दिल को ही वहाँ उकेर देते हैं, ठीक है? नाम लिख देते हैं। जी, जी, तो क्या इससे जी। करने से क्या उनका प्यार अमर होगा, या वो जो हमारी धरोहर है वो खराब होगी? इस पे जैसा प्रकाश डालें, और किस तरह से युवा इसको संरक्षित करें? इस पे प्रकाश डालें सर। देखिए, ये बड़ा मौजूद प्रश्न आपने उठाया है, और हम इस पे तो बार-बार बात करते हैं। जी, दिल तो जब तक दिल में रहे, तभी तक जी, धड़कता है, जी, और वो धड़कता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, जैसा आपने भी देखा है, और हम लोग तो रोज़ उससे दो-चार होते हैं। बाहर आप उसको उकेर के जब उसमें तीर का निशान बनाते हैं, तो जी, एक तरह से आप अपने तो अमर होने के लिए जिस भी विचार से आप उसको करते हो, लेकिन एक तरह से विरासत के दिल में आप ऐसा छेद करते हैं जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, जी, और वो धरोहर विरूपित होती है। जी, और आप या हम कोई शाहजहां तो है नहीं, या कोई राजा अशोक तो है नहीं, जी, कि हम हमारे दिल का बनाया हुआ या हमारा कोई अपना लिखा हुआ नाम को याद रखे। देखिए, आपको वहाँ याद तो कोई नहीं रखता, लेकिन गालियाँ आप इतनी सुनते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जी, जी, क्योंकि जो भी जाता है वो देखता है, तो जो भी धरोहर प्रेमी है वो ज़रूर युवा पीढ़ी को गाली देता है। जी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये युवा पीढ़ी की ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जी, क्योंकि ये उसके लिए ही है। दाय का मतलब ही है जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले की पीढ़ी ने हमारे लिए संरक्षित करके रखा हो। और दाय शब्द इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दाय का मतलब ये होता है कि हमको जिस रूप में मिला, हमको उससे आनंद उठाते हुए, उसका भरपूर उपयोग करते हुए, उसी रूप में अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए आगे बढ़ा देना है। जी, तो क्या हम युवा अपने इस दाय के दायित्व का अनुपालन कर रहे हैं, परिपालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जी, मेरी इस माध्यम से सबसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है
कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, जाने अनजाने किसी भी तरह से ना करें, क्यों ऐसा करके आप अमर तो नहीं होते। क्योंकि हम लोग जब भी स्मारकों का परिरक्षण कराते हैं तो उसको तो मिटा ही देते हैं। जी, प्लास्टर की करने की अगर चीज है तो प्लास्टर कर देते हैं, तो आपके नामो निशान मिट जाते हैं, नहीं तो उसके ऊपर उसको धुलवा देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में आपकी एक छोटी सी नादानी से राष्ट्र का बहुत ही ज्यादा धन अपव्यय होता है, जो कि आपका ही होता है, जी, और धरोहर विरूपित होती है। आप बहुत लोगों के गालियों के भी भाजक बनते हैं, उनके आलोचना के केंद्र में बनते हैं। तो युवा पीढ़ी से मेरी ये इस मंच के माध्यम से एक अपील भी है, निवेदन भी है कि अपनी विरासत को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी यही है। देखिए, इसलिए पुरातत्व विभाग एक हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। ये विश्व धरोहर दिवस है आज, और नवंबर में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। जी, इन आयोजनों के पीछे उद्देश्य ही यही है कि विभिन्न माध्यमों से हम छात्रों को, लोगों को, युवा पीढ़ी को जागरूक करें कि इन विरासतीय जो हमारे स्मारक हैं, इनका महत्व क्या है, और इनको हम कैसे अक्षुण्ण रख सकें। तो जी, किसी भी बीमारी को मिटाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि बीमारी होने पे आप उसका इलाज करें। जी, दूसरा ये है कि आप ऐसी कोशिश करें कि बीमारी हो ही ना। जी, तो जो लोग जाके वहाँ लिख आते हैं, उनका इलाज तो उसके तमाम बददुआएँ वो लेते हैं, लेकिन हम बाद में उसको कंज़र्व करके उनके नामो-निशान तो मिटा देते हैं। ठीक करने में कभी-कभी बहुधा सफल होते हैं, कभी-कभी थोड़ा असफल भी होते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम भावी पीढ़ी को इतना जागरूक करें कि वो ऐसी बीमारी पाले ही नहीं, ऐसा कृत्य करे ही नहीं। इसी के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। और वर्तमान वर्ष में भी जो ग्रामीण परिदृश्य एक थीम रखी गई है, वो इसीलिए कि ये जो भी उत्पादन के स्थल हैं, जो उत्पादन के केंद्र हैं, गाँव का जो महत्व है, इससे व्यापक पैमाने पर लोगों को परिचित कराया जाए कि वो अपनी जड़ों की तरफ लौट सकें, अपनी जड़ों से जुड़ सकें। तो इस क्रम में अगर आप देखें, इस पृष्ठभूमि के साथ देखें, तो युवा वर्ग की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जी, वो दिल को दिल में ही धड़कने दे, जी, देश के हृदय में छेद ना करे। जी। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आपने उल्लेखित किया कि दिल को दिल में ही धड़कने दें। अगर आपने कहीं जी, उसपे कहीं आपने उकेर दिया तो एक तरह से देश के दिल में छेद होगा और देश को छेद नुकसान होगा। पहुँचेगा। जी, जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक मज़ेदार बात ये है कि जो इस बार जो यूएनओ की जो थीम थी, गाँव को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को लेके, तो शायद कहना तो नहीं चाहिए लेकिन किसी न किसी से कोविड-19 ने उसको पूरा कर दिया। लोग जहाँ शहरों में भटकते थे, आज वो गाँव की तरफ पलायन करके आ रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर बिल्कुल, रहे हैं। जी, तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस विश्व धरोहर के अवसर पे आपने अपने बहुमूल्य व्याख्यान दिया, लोगों को जागरूक किया और इस व्याख्यान के माध्यम से मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो जो भी हम लोग घूमने जाते हैं, चाहे एक्चुअली ये किसी ऐज की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं देखा हूँ कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो 55 ईयर के लोग होते हैं, वो भी उकेर के जाते हैं। तो उन सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो धरोहर है, उसको धरोहर ही रहने दीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए और इस तरह से आप अपने देश का सहयोग करेंगे और अपने अपने समाज का सहयोग करेंगे क्योंकि हम सबकी संपत्ति है। सर बिल्कुल। आपका जी, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ में मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो लोग सुन रहे हैं। थैंक यू सर, नमस्ते। जी, धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। जय